नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। यह कहानी है 9 साल के एक मासूम बच्चे बंटी की, जो अपने माता पिता के टूटते रिश्ते के बीच कहीं खो जाता है। मम्मी का रोना बंटी को एकाएक बड़ा बना गया, बड़ा और समझदार। मम्मी की पापा से लड़ाई हो गई है, पक्की वाली। दोस्ती तो अब हो ही नहीं सकती, मम्मी ने उसे खुद बताया, बिल्कुल ऐसे जैसे बड़ों को बताया जाता है। साथ ही ये भी अब मम्मी के लिए जो भी है बंटी ही है, और मम्मी के एकमात्र सहारे बंटी के ऊपर जैसे हजार जिम्मेदारियां आ गई हैं। मम्मी को प्रसन्न रखने की, हर काम में मम्मी की मदद करने की, कोई भी ऐसा काम न करने की जिससे मम्मी दुखी और परेशान हो। वह सब करेगा, करता भी है, पर बस ना चाहते हुए भी पापा की याद उसे आ जाती है। लेकिन अब नहीं, अब वह उनके दिए हुए खिलौनों से नहीं खेलेगा, कभी उनकी बात भी नहीं करता। मम्मी को शायद अच्छा ना लगे, रैक पर रखी पापा की एकमात्र तस्वीर को भी उसने एक दिन चुपचाप उठाकर खिलौनों की अलमारी में बंद कर दिया। मम्मी से लड़ाई कर ली तो अब बैठो यहाँ, और क्या। सारे दिन मम्मी को उदास रखने वाले, रुलाने वाले पापा की यही सजा है बस। और उसे लगा जैसे मम्मी की ओर से उसने पापा के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मम्मी ने खाली रैक देखा और बंटी को देखने लगी एकटक। वह नीचे नजरें झुकाए खड़ा है, पता नहीं कहीं नाराज ही न हो जाए। पर मम्मी ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया, फिर प्यार किया, बहुत हल्के मुस्कुराए भी, शायद उसकी उस समझदारी पर न जाने क्यों उसकी आंखें नहीं मुस्कुरा पाई, बल्कि उदास हो गईं, बिना आंसू के भी जैसे रोई रोई हो जाया करती हैं वैसे ही। तब वह एक क्षण को समझ ही नहीं पाया कि उसने ठीक किया या गलत। तस्वीर हटने से मम्मी खुश है या उदास, क्योंकि मम्मी की होंठ तो मुस्कुराए पर आंखें उदास हो गईं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे वह इन बातों को भी समझ लेगा। जितनी समझ आ गई है वही क्या कम है। बाहर निकलकर आम के पौधों को देखता, बस कुल 2 नई पत्तियां, कुल 4 पत्तियां, और लगता वह तो उसके मुकाबले में बहुत बड़ा हो गया है। माली दादा कहते थे तुम्हारे साथ साथ बड़ा होगा। कैसे होगा मेरे साथ साथ बड़ा? कोई आसान है इतनी जल्दी जल्दी बड़ा होना? कोई हो सकता है? पापा ने इस बार उसे चिट्ठी लिखने को कहा था, पर उसने नहीं लिखी। लिखना तो खूब अच्छी तरह जानता है, लिख भी सकता है। पापा से कहा भी था कि अब वह जरूर बराबर चिट्ठियां लिखा करेगा, पर तब वह सारी बात समझता कहा था। तब तो उसे ये भी नहीं मालूम था कि मम्मी पापा की पक्की वाली कुट्टी हो गई है। पर अब कैसे लिख सकता है भला? वह पूरी तरह मम्मी की तरफ है, और मम्मी से उनकी कुट्टी है तो फिर बंटी से भी है। ऐसा ही तो होता है। फिर भी जब मम्मी इधर उधर होती हैं तो वह चुपचाप अलमारी खोलकर उस किताब को निकाल कर देखता है। इसके पीछे के कवर पर पापा अपना पता लिख गए थे। अब तो उसे मुंह ज़बानी याद भी हो गया है, 8A एल्गिन रोड। पता पढ़ने के साथ ही उसके मन में पापा के घर के नक्शे उभरने लगते हैं। खूब ऊंचा मकान, एल्गिन रोड के नक्शे उभरते हैं, कलकत्ते के नक्शे उभरते हैं, हावड़ा ब्रिज, जू, लेक्स, बोटेलिकन गार्डन, बिना तने का खूब बड़ा सा बड़ का पेड़, पीसी सरकार का जादू, और फिर इन सबको दबोचती हुई, कुचलती हुई समझदारी उभरती है कि नहीं। उसे इन सब के बारे में सोचना भी नहीं है, पर इन सबको कुचलने के साथ उसके भीतर जाने क्या कुछ कुचलता रहता है। तब वह अपने आप से प्रॉमिस करता है कि कभी भी पापा की बात नहीं सोचेगा। मन ही मन किए हुए प्रॉमिस पर जब पूरी तरह भरोसा नहीं हो पाता, तब जोर जोर से बोल कर प्रॉमिस करता है। अपनी ही आवाज़ सुनकर उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जागता। मम्मी आजकल पहले की तरह सारा दिन उदास नहीं रहती। वो बहुत अच्छा बन गया है शायद, इसीलिए आजकल शाम को कभी कभी बाहर भी जाती हैं। वह कभी मना नहीं करता, पूरी तरह आश्वस्त कर देता है, मम्मी जाओ, मैं पीछे पढ़ूंगा, फूफी से खाना लेकर खा लूंगा, बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। फिर मम्मी उससे पूछती हैं, अच्छा बता तो बंटी, कौन सी साड़ी पहनूं? तब बिल्कुल बड़ों की तरह वह सलाह देता है, बिना सोचे समझे नहीं, सारी साड़ियां देखकर, खूब सोच समझकर। और मम्मी जब वही साड़ी पहन लेती हैं तो फिर अपनी ही नज़रों में वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। मन में कहीं मम्मी की मदद करने का संतोष भर जाता। फिर जब मम्मी उसकी ओर देखती हैं तो उनकी आंखों से कैसा प्यार झरता है। वह मम्मी को जाने के लिए कह तो देता है, पर मम्मी जब चली जाती है तो घर जैसे और भी ज़्यादा खाली खाली हो जाता है। सारे दिन बोर होते बंटी की बोरियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। स्कूल खुला होता तो समझदार बनकर रहना कितना सरल हो जाता। आधा दिन स्कूल में कट जाता, आधा दिन समझदार होकर के रह लिए। अब छुट्टियों में सारे दिन क्या करे वह? आखिर पढ़े भी तो कब तक?
कभी फूफी से बतियाता रहता, कभी रीटू के घर चला जाता, या फिर घर के लोहे के फाटक पर झूलता या खड़ा खड़ा सड़क ही देखता रहता। पर सड़क भी तो ऐसी है कि बहुत कम लोग इधर उधर जाते हैं। शहर से कटी छटी बिल्कुल एक तरफ को है वो जगह, थोड़ी दूर और आगे तो बस्ती बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। बस सड़क बनी हुई है और दोनों ओर के दूर दूर तक फैले उबड़ खाबड़ मैदान, और फिर उन मैदानों की सरहदें बनाती हुई पहाड़ियाँ। खड़ा हुआ फाटक पर रहता है पर मन उसका दूर दूर तक दौड़ता रहता है। इन पहाड़ियों पार क्या होगा, फिर उसके आगे क्या होगा, फिर उसके भी आगे क्या होगा। मन में तरह तरह के चित्र उभरते हैं, डरावने भी और रंगीन भी। राक्षसों की डरावनी गुफाएं, परियों के सोने चांदी के महल, और फिर इन सबके बीच से उभर आता है कलकत्ता किस तरफ होगा, कितनी दूर होगा यहाँ से। तब खट से उंगलियों का क्रॉस बन जाता है, प्रॉमिस टूटने का पाप न लगे। मम्मी के बगल में लेटा बंटी आसमान देख रहा है। झिलमिल झिलमिल करते तारे छिटके हैं आसमान में। सप्तऋषि मंडल है, वह आकाश गंगा है, वो तेज तेज चमकने वाला ध्रुव तारा है। इस तारे को दिखा दिखाकर ही तो मम्मी ने उसे बालक ध्रुव की कहानी सुनाई थी। 5 साल के बच्चे की तपस्या की, इतनी सारी तपस्या कि भगवान भी खुश हो गए। कैसे करते होंगे तपस्या, उसने मम्मी के पास सरक कर पूछा। मम्मी तपस्या कैसे करते हैं? तपस्या? क्यों? बताओ ना मम्मी, मैं जो पूछ रहा हूँ। अपने मन को मार लो, बस यही सबसे बड़ी तपस्या है, मम्मी ने जैसे टालने के लिए कह दिया। बालक ध्रुव ने तो जंगल में जाकर तपस्या की थी ना? की होगी रे। और मम्मी ने तकिए में इस तरह मुंह गड़ा लिया जैसे वे अब और बात करना नहीं चाहती। मन को मारना भी तपस्या करना हो सकता है क्या? मन तो आजकल वह भी कितना मारता है अपना, तो क्या वो भी तपस्या कर रहा है? एक अजीब सी पुलक उसके मन में जागी, एक अजीब सा आत्मविश्वास। कौन खुश होगा उसकी तपस्या से? भगवान? पापा? खट से उंगलियों का क्रॉस बन गया, पर नहीं, वह पापा को याद थोड़ी ही कर रहा है। वो तो केवल सोच रहा है कि खुश होकर पापा फिर से उनके साथ रहने न लग जाएं। ये तो मम्मी की बात हुई, मम्मी की खुशी की, इससे प्रॉमिस थोड़ा ही टूटेगा। मन को तसल्ली हुई। मम्मी से पूछे, पर नहीं, ऐसी बात भी मम्मी से नहीं पूछनी चाहिए। न हो पापा खुश, वह मम्मी को ही खुश करेगा, खुश नहीं सुखी करेगा। उसके सिवा मम्मी का है ही कौन? उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी ने तकिए में मुंह गड़ा कर रखा था। सचमुच उसकी मम्मी दुखी है। जब भी मम्मी को लेकर आगे की बात सोचता है, उसे हमेशा लगता है जैसे मम्मी पर दुख ही दुख टूटे पड़ रहे हैं और वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से उन्हें दूर किए जा रहा है। कैसे दुख है सो नहीं जानता, उन्हें कैसे दूर कर रहा है ये भी नहीं जानता। बस मम्मी दुखी हैं, वह मम्मी का अकेला बेटा उन्हें दूर कर रहा है। कई बार मन होता मम्मी को ये बात बताए, पर कैसे? अच्छा, क्या तपस्या से पक्की कुट्टी को खत्म नहीं किया जा सकता? मम्मी, उसने धीरे से पूछा। मम्मी, तपस्या करके पापा मम्मी की कुट्टी नहीं खत्म की जा सकती? मम्मी ने सिर उठाया और एक क्षण उसका चेहरा देखती रही, फिर बाह में भरकर उसे अपने में भींच लिया। पापा की बात करके गलती तो नहीं कर दी उसने? तू पापा के साथ चाहता है रहना? नहीं मम्मी, मैं तो पापा के साथ नहीं रहना चाहता, मैं तो। बंटी ने इस तरह कहा जैसे मम्मी कहीं उसे गलत न समझ ले। क्यों बेटा, तुझे पापा चाहिए? मन करता है कि पापा हो? बंटी एक क्षण असमंजस में रहा। हाँ कहने से कहीं मम्मी नाराज न हो जाए, पर झूठ बोलने से तपस्या तो बिगड़ जाएगी। उसने धीरे से कहा हाँ। मम्मी उसके बाद सहलाती रही। पता नहीं उसमें पापा मिल जाएंगे का आश्वासन था या पापा तो मिल नहीं सकते की मजबूरी। आज मम्मी का कॉलेज खुल गया। मम्मी खुश खुश कॉलेज चली गई। उनकी तो बोरियत जैसे खत्म हुई। गर्मी की छुट्टियों के लंबे लंबे दिन दोनों ने एक दूसरे को सहारा देकर ही तो काटे हैं। सारे दिन मम्मी के साथ ही रहता था। हाँ, कभी कभी जब शाम को मम्मी बाहर जाती तो जरूर थोड़ी देर अकेला हो जाया करता था, पर आज तो जैसे दिन भी उसे अकेले ही काटना है। उसका स्कूल खुलने में तो अभी 4 दिन बाकी हैं। चलने से पहले मम्मी ने फूफी को समझाया, 4 बजे के करीब सब लोग चाय पीने यहीं आएंगे। दही पकौड़ी और आलू की टिकिया तुम घर में बना लेना। चिवड़ा और मिठाई में चपरासी के हाथ भिजवा दूंगी। मदद की जरूरत हो तो उसे रोक भी लेना। 4 बजे तक सब कुछ तैयार रहे। मैं सब देख लूंगा मम्मी, तुम जाओ। चपरासी क्या करेगा? मैं मदद करवा दूंगा फूफी की। मेरा राजा बेटा। मम्मी ने प्यार से गाल थपथपाया और चली गई। बताओ फूफी क्या करना है? ले, अभी से क्या करना है? कुछ नहीं, जाओ खेलो। घर तो साफ कर लो पहले। मम्मी की टीचर्स की पार्टी है।
आज तो उसे बहुत काम करना है कि भाव से बंटी सफाई में जुट गया। कपड़ा लेकर टेबल कुर्सी पोंछ डाली। अपनी बुद्धि के हिसाब से जितनी साज सज्जा कर सकता था वो भी कर दी। अरे तुम इतने समझदार कैसे हो गए बंटी भैया? आजकल न जिद करते हो, न झगड़ा करते हो, न रोते हो। कहाँ से आ गई इतनी अक्ल तुम में? आएगी क्यों नहीं? अब क्या मैं बच्चा हूँ? अपनी समझदारी का ठप्पा पड़ते देख बंटी कहीं भीतर ही भीतर पुलकित हो आया। मन हुआ फूफी को तपस्या वाली बात भी बता दे। जो भी फूफी उससे अकेलेपन की साथी है, वो उससे लड़ता भी है, उसे तंग भी करता है, उस पर रौब भी जमाता है। जमीन में चौक या कोयले से शतरंज बनाकर चंगा अंटा पौ भी खेलता है, तो कभी उसकी गोद में सिर रखकर कहानियां सुनता है। फिर एक कहानी के साथ 1000 प्रश्न। तब फूफी बिगड़ पड़ती। तुम इतनी बहस काहे करती हो? कहानी है सो है, बिना बोले सुनोगे तो सुनाएंगे। हाँ, खाली हुकारा दो बस। अच्छा फूफी, बालक ध्रुव ने जो तपस्या की थी, लो फिर तुम्हारा कहानी किस्सा शुरू हो गया। हम एक बात भी नहीं करेंगे इस वक्त। फूफी चली गई। बुद्धू कहेंगी, सोच रही है मैं ध्रुव की कहानी सुनूंगा, इसे मुझे आती ही नहीं। बंटी अपनी छोटी छोटी हथेलियों में उबले हुए आलू की गोल गोल टिकिया बनाता जा रहा है, जैसे फूफी ने बताई ठीक वैसे ही। और कहानी चल रही है वही सोनल रानी वाली। रानी हंसे तो फूल झरे और रोए तो मोती झरे। राजा रानी के पीछे प्राण दे। रानी अपने हाथ से सोने के बरक में लपेटकर राजा को 56 मसालों वाला सुगंध से भरपूर पान खिलाती और मंद मंद मुस्काती। मुस्कान ऐसी कि राजा पागल। राजा की 20 रानियां और थी, 20 रानियों के 100 बच्चे। सोनल बच्चों के पीछे प्राण देती। बच्चे खाए तो रानी खाए, बच्चे सोए तो रानी सोए। बच्चों का सिर दुखे तो रानी पीड़ से छटपटाए। बच्चों की चोट लगे तो रानी के फूल जैसे शरीर से खून झरे। कोई नहीं पतियाए तो आकर देख ले। माए लोगों ने बहुत देखी, पर ऐसी माँ तो न देखी न सुनी। अपने और सौतेले बच्चों में कोई भेद नहीं। देखते सुनते भी कैसे? कोई सचमुच की औरत तो थी नहीं, डायन थी। सारे जादू बस में कर रखे थे, जैसा चाहती वैसा स्वांग धर लेती। और अब अमावस्या के दिन रात अंधेरी खूब हो जाती तो अपने असली रूप में आती। काली भूत अंधेरे में ऐसे घुल मिल जाते कि पता ही नहीं लगता। फिर सबको जादू के बस में किया और एक बच्चा हड़प। बंटी की सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती। सवेरे मरे बच्चे की हड्डियों से चिपट चिपट कर ऐसा रोती कि चेत ही नहीं रहता। नौकर चाकर दौड़ पड़ते, कोई गुलाब जल छिड़कता, कोई केवड़ा जल। राजा खुद फूलों के पंखे से हौले हौले बयाट करते। बेटी का गम भूली, रानी की चिंता में परेशान हो। रानी होश में आती तो चीखती, मेरे बच्चे को लाओ, नहीं मैं प्राण दे दूंगी। इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा राजा, फिर भी कोई पता ही नहीं। वह अपने बच्चों को भी खा जाती थी फूफी। उस डायन के आतंक से पूरी तरह आतंकित बंटी बड़ी बड़ी आंखें करके पूछता, और क्या डायन बनने के बाद क्या उसे होश रहता कि किसका बच्चा है? बस भूख लगी और खाओ। भूख लगे तो बच्चे को ही खा जाओ। उस मरे बच्चे के प्रति मन कैसा भीग भीग जा रहा है। भूख में आदमी तक को होश नहीं रहता, बस खाने को चाहिए, जो भी हो जैसे भी हो। फिर वो तो डायन थी, अपनी भूख की चिंता करती है बच्चों की, तो वह किसी और को खा लेती, नौकर चाकरों या जानवरों को खा लेती। काहे खा लेती? बच्चों के कोमल मांस जैसा कहीं और मिलता तो कभी दूसरे बच्चों को क्यों नहीं खाती? केवल राजकुमारों को ही क्यों खाती? खाएगी क्यों नहीं? 56 भोग खाए राजकुमारों के देही में जैसा मांस वैसा कहाँ मिलता? तो धीरे धीरे राजा के सब बच्चे खा गई। और क्या खा गई? सुंदर कोमल बच्चे हड्डी की ठठरियां बन गए। बस उन ठठरियों को देख देख कर रोने का नाटक करती रहती। घिन और डर के मिले जुले भाव से बंटी की आंखों में आंसू आ जाते। फूफी ने देखा तो प्यार से झड़कते हुए बोली, एलो तुम तो आंसू टपकाने लगे। अरे ये तो किस्सा कहानी है, कहीं सच में ऐसा थोड़ी ही होता है। सब झूठ है, मन गढ़ंत। इन बातों से कहीं रोया जाता है? सुनो और भूल जाओ, नहीं हम आगे से कभी नहीं सुनाएंगे। हाँ। और उसने झट दूसरी कहानी शुरू कर दी, 4 मूर्खों की। तो थोड़ी देर में ही बंटी खिलखिलाने लगा। दौड़ दौड़ कर बंटी ने मेज लगा दी और खड़ा होकर मम्मी की राह देखने लगा। अपने सारे टीचर्स को लिए मम्मी आ रही हैं, हंसती हुई बतियाती हुई। दीपा आंटी तो सबके बीच में जैसे छिप ही गईं। कहो बंटी कैसे हो? हेलो बंटी कैसे हो? कईयों ने एक साथ पूछा। पहले से लंबा हो गया है? तो बंटी ने जैसे मन ही मन उसे सुधारा, लंबा नहीं बड़ा हो गया हूँ। थोड़े मोटे भी हो, वरना सीख या पहलवान लगोगे।
बंटी ने मौका ताका और दीपा आंटी की बाह से झूल गया। मम्मी की सारी टीचर्स में एक ही तो पसंद है उसे, बाकी सब तो बेकार है। आप छुट्टियों में एक बार भी घर क्यों नहीं आई आंटी? छुट्टियों में हम यहाँ नहीं थे, बताओ कैसे आते? हर साल बंटी बाहर जाता था, इस बार हम बाहर चले गए। घसीटता हुआ वह दीपा आंटी को लॉन की तरफ ले गया और अपने पौधे दिखाने के लिए। कहाँ गई थी आप? कलकत्ता। कलकत्ता? बंटी जैसे एक क्षण को पुलक आया, एक उड़ती सी नजर मम्मी की ओर डाली। वे सबको लिए बरामदे की सीढ़ियां चढ़ रही थी। आपने क्या क्या देखा वहाँ? कैसा है कलकत्ता आंटी? बहुत बड़ा और बहुत गंदा। एल्गिन रोड देखी आपने? नहीं तो। लीजिए, एल्गिन रोड भी नहीं देखी। मैं क्या वहाँ सड़क देखने गई थी? क्या है एल्गिन रोड में? कुछ नहीं, वैसे ही पूछ लिया था। बंटी पापा की बात नहीं बताएगा, किसी को बताना भी नहीं चाहिए उसे। अब तो वह सब समझता है। दीपा आंटी अंदर जाने लगी तो उसने जल्दी से मोगरे के 2-3 फूल तोड़े और बोला, नीचे झुकिए, मैं आपके जोड़े में लगाऊंगा। हंसती हुई दीपा आंटी झुक गईं। लगाना आता भी है? और नहीं तो क्या, मम्मी के बालों में रोज मैं ही तो फूल लगाता हूँ। ये सब पौधे भी तो मैंने लगाए हैं। अपने पौधों की बात करते समय बंटी के मन में उत्साह और गर्व जैसे छलका पड़ा है। बंटी लाल आकर सबको खिला रहा है, मना करने पर मनुहार भी करता है। एक तो लीजिए जरा सी, और ये गरम वाली टिकिया। सब लोग खाने और बतियाने में समान रूप से जुटी हुई हैं। कितना बोलती हैं ये सब। जब से बाहर आई हैं लगातार चकर चकर किए जा रही हैं। लड़कियों को कैसे चुप रखती होंगी? अच्छा, उनके स्कूल के सर लोग भी जब आपस में मिलकर बैठते होंगे तो इस तरह बातें करते होंगे। बच्चों को तो सब लोग कैसे डांटते हैं, चुप रहो, शोर मत करो। क्या क्लास को भाजी मार्केट बना रखा है? उसने कभी भाजी मार्केट देखा नहीं। शायद बहुत शोर की जगह होती है। जितना शोर यहाँ हो रहा उससे भी ज्यादा। भाई बंटी तो बहुत समझदार हो गया है, एकदम राजा बेटा की तरह काम कर रहा है। हमारी पिंकी तो लड़की है, पर एक भी काम करवा लो जरा। एक बात कहो कि 10 जवाब हाजिर। अरे मिसेज बन्ना का बेटा है आखिर, होशियार नहीं होगा? मोटी मिसेज सक्सेना बोली। मक्खनबाज कहीं की। वो जानता है कोई उसकी तारीफ नहीं कर रही, सब मम्मी को मक्खन लगा रही हैं। एक बार कॉलेज गया था तो यही मोटी बड़ी गाल सहला सहला कर करती थी। हाउ स्वीट, जानती हो कितना इंटेलिजेंट है ये? और जैसे ही वह पीछे मुड़ा धीरे से बोली, अरे मिसेज बन्ना ने बिगाड़ कर धूल रखा है। इतना जिद्दी और सिर चढ़ा लड़का है कि बस। प्रिंसिपल का लड़का है सो कोई कुछ कहता नहीं। मोटी चापलूस कहीं की। माथे पर बिंदी इतनी बड़ी लगाएगी जैसे पैसा ही चिपका लिया हो। बस एक दीपा आंटी अच्छी हैं जो कभी इस तरह की तारीफ करती हैं और बुराई नहीं करती। मौका मिले तो उसके साथ खेलती भी हैं। चाय समाप्त हुई तो सब लोग बाहर के कमरे में आ गईं। वह दीपा आंटी की कुर्सी पर ही बैठ गया, उनसे सटकर, एक तरह से उन पर लद कर। मम्मी ने पास के रैक पर से फाइल उठाई, बीच की मेज अपनी तरफ खींची और ढेर सारे कागज फैला दिए। दीपा आंटी, आप गाना नहीं सुनाएंगी? देखो बच्चा, मम्मी अभी मीटिंग कर रही है, समझे? लाड में भी हमेशा ऐसे ही बच्चा कहती है। मम्मी, हम दीपा आंटी का गाना सुनेंगे। आंटी को गाना सुनाना ही होगा। और वह पूरी तरह दीपा आंटी की गोद में ही लद गया, कुछ इस विश्वास के साथ कि मम्मी उसकी बात टाल ही नहीं सकती। इतना काम उसने आज किया है, अब तो वैसे भी उसका अधिकार हो गया। बंटी बेटा, हम लोग जरा काम की बात करेंगे, कॉलेज की। तुम बाहर जाकर जरा खेलो। मम्मी की बात बंटी को जैसे कहीं से चीर गई। एक क्षण में मम्मी को इस तरह देखता रहा जैसे विश्वास ही नहीं कर पा रहा हो कि मम्मी ने उसे ही बाहर जाने को कहा। फिर धीरे से उठा और बाहर आ गया, अपमानित सा, आहत सा। तो उसकी इच्छा से भी ज्यादा जरूरी काम मम्मी के पास है। कॉलेज की बात कॉलेज में कर लेती, घर में तो कम से कम उसकी बात माननी ही चाहिए। वो तो कब से सोच रहा था कि शाम को दीपा आंटी का गाना सुनेगा और फिर अपनी कविताएं सुनाएगा, चुटकुले सुनाएगा, पहेलियां पूछेगा। ऐसी ऐसी पहेलियां उसे आते कि कोई बता ही नहीं सकता। लड़कियों को पढ़ाना आसान है, पहेली क्या हर कोई बता सकता है? पर अब कुछ नहीं, मम्मी को वैसे तो नहीं करना चाहिए था ना। और न चाहते हुए मम्मी को लेकर जाने कितना कितना गुस्सा उसके मन में उफरने लगा। पर तभी सारे गुस्से और दुख को ढेलती हुई समझदारी आई। मम्मी प्रिंसिपल हैं, कितने जरूरी काम उनको रहते हैं। उसे इस तरह गुस्सा नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं, 2 महीने से मम्मी सारे दिन में घर में जो रहती हैं, सो वह कॉलेज के काम की बात भूल ही गया, इसलिए तो गुस्सा भी आ गया, वरना तो उसमें गुस्से की कोई बात नहीं। कॉलेज खुल गया है तो कॉलेज का काम भी होगा। टीटू के पापा नहीं ऑफिस की फाइलें लेकर घर में बैठे रहते हैं। फिर उस कमरे में कोई घुस तो जाए देखे, ऐसा फटकारते हैं कि बस
मम्मी ने तो कितने प्यार से कहा। उसके पापा भी फाइलें लेकर आते होंगे। खट से उंगलियों का क्रॉस बन गया। फिर भी कहीं एक धुंधले से तस्वीर उभर आई, फाइलों में डूबे पापा। नहीं नहीं, उसने अपने मन को समझाया। सब लोगों को विदा करके मम्मी जल्दी से तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गई। अब वह मम्मी के साथ खेलेगा, फिर रात में कहानी सुनेगा, खूब लंबी वाली। आज कितना काम किया है उसने। मम्मी जब कॉलेज का काम करने लगी तो बाहर भी आ गया। अब न कॉलेज है न कॉलेज का काम। अब मम्मी फिर उसकी हो गई है, बिल्कुल उसकी। पता नहीं क्यों मम्मी और उसके बीच में कोई भी आता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। कॉलेज के दिनों में तो वैसे भी शाम को ही मम्मी उसकी हुआ करती हैं। बालों की ढीली ढीली चोटी और मुलायम वाला चेहरा। मम्मी मुंह पोंछती हुई कमरे में आई। लो, बातों ही बातों में टाइम का कुछ अंदाजा ही नहीं रहा। 7 बजे पहुंचना था, 6:45 तो यहीं बज गए। तुम कहीं जा रही हो मम्मी? अपने को रोकते रोकते बंटी रुआंसा सा हो आया। बेटे, एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है, बहुत ही ज़रूरी। मम्मी के सधे हुए हाथ खटाखट जूड़े में पिन खोजते जा रहे थे। वाह, मैं अभी भी अकेला रहूं। आज तो सारे दिन बिल्कुल अकेला ही रहा हूं मम्मी। गुस्से में भरा बंटी का स्वर भर्रा गया। एक क्षण को मम्मी का हाथ जहां का तहां रुक गया। बंटी की ओर देखा बहुत प्यार से, फिर अपने पास खींचकर दुलारती हुई बोली, मेरा राजा बेटा, अकेला क्यों रहेगा? टीटू को बुला लेना या उसके यहाँ चले जाना, बस थोड़ी देर में तो आ जाऊंगी। टीटू बुलाने से भी आता है कभी इस समय वहां जाओ तो उसकी अम्मा ना हो तो साथ ले जाओ ना बहू जी। दरवाजे पर बैठी सुपारी काटती हुई फूफी ने कहा। सवेरे से तो अकेला डाँव डाँव डोल रहा है, आपके साथ थोड़ा टहल आएगा तो मन बहल जाएगा बच्चे का। बंटी ने बड़ी आशा भरी नजर से देखा, शायद फूफी की सिफारिश से काम आ जाए। कहा ना, मैं काम से जा रही हूँ फूफी, वहां कहाँ ले जाऊंगी। जल्दी जल्दी साड़ी पहनते मम्मी ने कहा। काम से जा रही हूँ तो क्या हुआ, बच्चा होगा तो क्या फेंक जाएंगे? 2 मिनट में तैयार किए देती हूँ। नहीं, बंटी मेरा खूब समझदार है, मेरे काम के बीच में वो क्यों जाएगा? 1 साल से तो कभी कॉलेज भी नहीं जाता। वो क्या समझता नहीं कि बड़ों के बीच में नहीं जाना चाहिए? फिर गाल पर एक जोर का किस्सू देकर पूछा, है ना मेरा बेटा समझदार? मम्मी चली गई। लोहे के फाटक पर खड़ा खड़ा बंटी जाती हुई मम्मी को देखता रहा। आंखों में भर आए आंसुओं को भीतर ही भीतर पीता रहा। और तब पहली बार बंटी ने महसूस किया कि समझदार बनना कितना मुश्किल है। मम्मी की नज़रों में समझदार होकर रहने का मतलब है कुछ भी मत कहो, कुछ भी मत करो। दूध उसे पसंद नहीं, फिर भी बिना छू किए पी लेता है। जो खाने को दो खा लेता है, जो कुछ करने को कहा जाता है कर लेता है। पर मम्मी भी तो बड़ी है, समझदार है, उन्हें भी तो सब वही करना चाहिए जो बंटी चाहता है, नहीं क्या? अनमना सा बंटी भीतर आया। बरामदे में फूफी जमीन पर बैठी पसरी थी। ऐसे क्यों लेटी हो फूफी, क्या हो गया है? अरे हम थक गए भैया, जरा कमर सीधी कर ले तो बर्तन धोकर चौका साफ कर दे। बंटी को लगा जैसे मम्मी फूफी को थकाकर खुद चली गई। फूफी की थकान उसे कहीं अपने बहुत करीब लगी। मैं पैर से कमर दबा दूं, अभी ठीक हो जाएगी। फूफी उठकर बैठ गई, एकदम बंटी को देखते हुए बोली, अरे तुम्हें हो क्या गया बंटी भैया? और सुनो, तुम चले काहे नहीं गए मम्मी के साथ? पहले तो कभी ऐसे छोड़कर जाने की बात करती तो तुम जाने नहीं देते थे। तुम सारे आंगन में लोट पोट कर अपना और मम्मी का जी हल्कान कर देते। यही उम्र से पहले बुढ़ा होना हमें अच्छा नहीं लगता तुम्हारा, समझे? जाओ खेलो कूदो, सेवा चाकरी करने को तुम ही रह गए हमारी। तो एकाएक बड़ी जोर से मन हुआ बंटी का कि सारे आंगन में लोट लोट कर खूब रोए बिल्कुल पहले की तरह, और जब तक मम्मी ना आ जाए रोता ही रहे। मम्मी चुप करा करा कर थक जाए तब भी न चुप हो। रात में जब मम्मी डॉक्टर जोशी की कार से उतरी तो बंटी लोहे के फाटक पर खड़ा मन ही मन कहीं रो ही रहा था। कैसे हो बंटी? कार में बैठे बैठे डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, उसने इस भाव से कहा मानो पूछ रहा हो। आप यहाँ क्यों आए हैं? डॉक्टर साहब की लगाई हुई सुइयों का दर्द और डर मन में फिर ताज़ा होकर उभर आया। अंधेरे में ही मम्मी को देखा, वे भी बिल्कुल ठीक लगी। तब और रात में जब मम्मी के बगल में लेटा तो बराबर प्रतीक्षा करता रहा कि मम्मी कुछ कहेंगी। उसने आज इतना काम किया उसके बारे में ही, पर मम्मी तो इतनी चुप है मानो उन्हें पता ही ना हो कि बंटी भी उनके पास लेटा है। मम्मी उसके पास लेटी बाल सहला रही हैं, पर उसे लग रहा है कि मम्मी उसके बाल नहीं सहला रही। मम्मी उसे देख रही हैं, पर नहीं, मम्मी उसे देख भी नहीं रही। मम्मी, तुम तो बहुत जरूरी काम से गई थी। फिर था रे एक काम। मम्मी तो शायद उससे बोल भी नहीं रही।
और तब बंटी का मन हुआ कि फूट फूट कर रो पड़े।